IVM। होली के त्योहार के बीच में आईपीएल का बुखार अब धीरे धीरे तमाम क्रिकेट फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। 26 मार्च से आईपीएल की शुरुआत होगी और हर किसी की नजरें होंगी मुंबई इंडियंस पर, जो पिछले साल क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी। लेकिन अगर आप उनका इतिहास उठाकर देखें, यानी कि साल 2013 से लेकर 2021 तक में उन्होंने 5 आईपीएल की ट्रॉफी जीते हैं, यानी कि आईपीएल हिस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल टीम रही। और ऐसे में मैजिक ऑफ मुंबई इंडियंस पर आज बातचीत करेंगे। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा और मेरे साथ दो खास मेहमान, राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली और दिल्ली टीम के हेड कोच, और साथ ही अयाज मेमन हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही हमारे तमाम जो क्रिकेट फैंस हैं, व्यूवर्स हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं भी हमारे तमाम जो फैंस हमारे साथ जुड़ते हैं, और हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स को भी। भैया, होली का बुखार तो बहुत जोरों में चल रहा है। ऐसे में कैसे आप देख रहे हैं होली के बुखार के बीच में आईपीएल का त्योहार, और हर किसी को इंतजार है कि 26 मार्च आए और कम से कम आईपीएल हिस्ट्री की सबसे बड़ी टीम को दोबारा से अच्छा करते देखें, यानी मुंबई इंडियंस का मैजिक कैसे वापस आता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। बिल्कुल राजीव, सबसे पहले तो सबको होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, आईपीएल का बुखार अब जिस तरह अब चालू हो गया है और सभी बहुत उत्सुकता के साथ देख रहे हैं आईपीएल की कब शुरू हो। और इस बार भारत में है तो और ज़्यादा अट्रैक्शन है, क्योंकि मुझे लगता है कि क्राउड भी होगा। और क्योंकि मुंबई में हो रहा है, तो ये सारा टूर्नामेंट ही इस बार पूरा का पूरा मुंबई में हो रहा है। पहले खबरें थी कि शायद पुणे में भी होगा, लेकिन जी। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद पूरा टूर्नामेंट मुंबई में होगा। और मुंबई वहाँ की लोकल टीम है, जी। फेवरेट टीम है वहाँ के लोगों की। और जो पास्ट रिकॉर्ड आपने बताया, और सभी जानते हैं कि 5 बार की चैंपियन टीम है वो। लास्ट ईयर हाँ। बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन सभी को उनसे बहुत आशाएँ रहती हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छा थिंक टैंक माना जाता है उनका कि वो बहुत अच्छी टीम सेलेक्ट करते हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रखते हैं, या यूँ कहिए कि वो बेस्ट प्लेयर्स को ही पिक करते हैं कि अपनी टीम हम्म। में, और एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो कि जिसको हराना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस बार भी सभी की यही उम्मीदें हैं कि शायद मुंबई फिर बाउंस बैक करेगी और शानदार प्रदर्शन करेगी। बिल्कुल। और हर्ष जैन हमारे व्यूअर हमारे साथ जुड़े हैं। एज सर उनका कहना है कि आईपीएल इंडिया का त्योहार है, जिस तरह से उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, और अक्सर होली के बाद ही आता है, यानी रंगों के त्योहार के ठीक बाद आप चौकों और छक्कों की बौछार आप देखते हैं। और मुंबई इंडियंस पे आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा वो इस चीज को करने में कामयाब रहते हैं, यानी मैदान पर जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहता है। सर, क्या रीजन आप देखते हैं कि मुंबई इंडियंस का जो मैजिक था वो 2008 से 2012 तक देखने को नहीं मिला? पहली बार आईपीएल उन्होंने 2013 में जीता, फिर 13 से लेके और 20 तक में उन्होंने 5 बार आईपीएल का टूर्नामेंट जीता। राजीव, देखिए, अगर आप आईपीएल का इतिहास को पढ़ें, तो आप हुँ। देखेंगे पहले 4 साल में बहुत अप एंड डाउन रहे हैं रिजल्ट्स। पहले सीजन जी। में राजस्थान ने जीता, लास्ट नंबर पे आई थी डेक्कन चार्जर्स। उसके दूसरे साल हाँ। साउथ अफ्रीका में जब टूर्नामेंट हुआ तो डेक्कन चार्जर्स ने जीता। और पहले 3-4 साल में क्योंकि स्प्रेड ऑफ टैलेंट जो था वो बहुत इवन था, हर टीम जो है बराबर की थी। लेकिन जैसे ही आईपीएल बढ़ता गया आगे, तब स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स, प्लेयर्स कौन से चुनने हैं, कौन से होम कंडीशन में सूट करते हैं, कौन से अवे कंडीशन में हेल्प करेंगे, ये सब जो है ये थिंकिंग में आ गई। और इसी वजह से जो जी। है आप देख रहे हैं कि मुंबई का जो है उसके बाद बहुत चढ़ाव आया है, या 5 टाइटल जीते हैं। कुछ बदलाव आए वहां पर। आप देखें कि सचिन तेंदुलकर के थे कैप्टन तो नहीं जीत पाई इंडिया, मुंबई इंडियंस ना, रिकी हुँ। पॉन्टिंग के अंडर। लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा आए, तब तक क्या हो गया था कि काफी मेच्योरिटी आ गई थी थॉट प्रोसेस में। हर किसी की आई, लेकिन मेरे ख्याल से मुंबई में ज्यादा अटेंशन दिया गया कौन कौन से प्लेयर्स को लेना है, और वो एक कोर टीम के साथ चलते रहे हैं। कुछ ज्यादा बदलाव नहीं लाए। मेन जो उनके प्लेयर्स है वही रहे हैं। 2 टीम है जो जिन्होंने इस तरह का टैक्टिक अपनाया है। एक तो है मुंबई इंडियंस, दूसरी है चेन्नई सुपर किंग्स। और दोनों की आप रिजल्ट देखेंगे कि मोस्ट जी। कंसिस्टेंट टीम ये दोनों ही टीम रही है। बिल्कुल। और सवाल है मीर सोनी का, राजकुमार सर, कि रोहित शर्मा और उनके साथ अलग-अलग जो टीम मैनेजमेंट के लोग जुड़े 2013 के बाद से, क्या उन्होंने अपने खिलाड़ियों को बैक किया, जिसकी वजह से जो मैजिक है वो लगातार बना रहा?
और हालांकि 2021 में मैजिक खत्म भी हुआ जब हमने देखा कि मुंबई इंडियंस क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। डेफिनेटली राजीव, जैसे अभी अयाज भाई ने कहा कि उन्होंने अपनी एक कोर टीम को कंटिन्यू किया। जो उनके हम्म। मेन बॉलर थे, लसित मलिंगा को जैसे, या जसप्रीत बुमराह थे, तो इस तरह के जो उनके मेन प्लेयर्स थे, या कैरन पोलार्ड को देखिए आप, तो जो मेन प्लेयर्स हैं उनको कंसिस्टेंटली उन्होंने बैक किया। और वही हम्म। एक रीजन था बहुत बड़ा कि वो इतने कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहे, क्योंकि सभी प्लेयर्स को उनका रोल डिफाइंड था, और सब कैपेबल तो थे ही, शानदार खिलाड़ी उन्होंने पिक किए हुए हैं। लेकिन क्योंकि एक कोर ग्रुप बन जाता है, आपको पता होता है कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, या आपको किस तरह मैदान में उतरना है, कौन प्लेयर कब जाकर छक्के मारेगा, या उसका एंकर रोल प्ले करना हम्म। है उसको। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि जब एक टीम बन जाती है, और वो कोर टीम जब वहां रहती है, इक्का दुक्का चेंजेस होते रहते हैं, वो किसी भी टीम में होते रहेंगे, लेकिन इन्होंने अपने प्लेयर्स को ट्रस्ट किया, बैक किया उनको, और ये प्लेयर्स थे भी मैच विनर्स, और उसी का हम्म। नतीजा है कि मुंबई 5 बार ये चैंपियनशिप जीता। अया सर, कसार साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया। उन्होंने उनका ये कहना है कि जब टूर्नामेंट आईपीएल शुरू होता है तो मुंबई इंडियन और सीएसके जैसी टीमें प्लेइंग 11 में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करती। जो एक कॉम्बिनेशन वो जहन में रखते हैं उसी को लेके आगे चलते हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट। क्या ये एक बड़ा रीजन है कि बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करती है मुंबई इंडियंस, जिसकी वजह से उनका रिकॉर्ड सबसे शानदार रहा है इस आईपीएल के इतिहास में? देखिए, मेरे ख्याल से 2 चीज़ें हैं राजीव जो सामने आती है। टी20 क्रिकेट वैसे भी बहुत से लोग मानते हैं कि एक लॉटरी है। कभी हम्म। चढ़ाव आ जाता है, कभी उतार आ जाती है। वो नेचर ही गेम का ऐसा है। इस ऐसे वातावरण में आप स्टेबिलिटी किस तरह से लाएँगे? आप कंसिस्टेंसी किस तरह से लाएँगे? हम्म। वही आपकी सफलता का राज़ हो सकती है। बाकी आप कुछ भी कर लें। तो एक तो ये है कि आप प्लेयर्स जो चुनते हैं, उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म विज़न में सोचें कि आप उन पे भरोसा करते हैं। 2 मैच हार गए इसका मतलब नहीं कि आप उनको बाहर निकाल दिए। और हाँ। किसी और से बदलाव और उनको चेंज कर दिए लेके आए। अगर आप कंसिस्टेंसी दिखाएँगे, भरोसा दिखाएँगे प्लेयर्स पे, तो प्लेयर्स पे भी ये बनता है कि वो भरोसे को फुलफिल करें। वो ट्रस्ट जो है बिल्कुल। उसको फुलफिल करें। और प्लेयर्स जो आप चूज़ करते हैं, उसमें एक सोच होनी चाहिए कि मेरे पास मैच टी20 में आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। मैच बचाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैच जी। जीतने के लिए आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर्स कितने हैं? अगर आप इम्पैक्ट प्लेयर्स सिलेक्ट करते हैं और उन पे भरोसा करते हैं तो वो आपको रिजल्ट देंगे ही। और मुंबई की स्ट्रेटेजी जो मुझे नजर आई दूर से वो ये है कि एक तो आप जैसे जब सचिन थे और जय सनत जयसूर्या थे, रिकी पॉन्टिंग थे, ऐसे प्लेयर्स थे जो एक्सपीरियंस दिग्गज खिलाड़ी थे, उनके साथ साथ नए यंगस्टर्स भी थे। 2 वेस्ट इंडियंस कायरन पोलार्ड और ड्वेन ब्रावो जिन्होंने बहुत सारी मैचेस जिताई। टैलेंट हुँ। स्काउट्स ने निकाले जसप्रीत बुमराह, पांड्या ब्रदर्स इनको लेके आए, सूर्य कुमार यादव आ गए, ईशन किशन को पिक किया है। आप देखें इस साल ईशन किशन पे कितनी बड़ी बोली लगाई और जोफ्रा आर्चर पे। इस वजह से नहीं कि इस साल का टूर्नामेंट जीतना है, बल्कि आने वाले 3 4 5 साल में वो क्या कुछ कर सकते हैं, ये भी थिंकिंग जाती है। तो मुझे लगता है कि इमीडिएट टूर्नामेंट के बारे में तो सोचना ही है, लेकिन साथ-साथ जी। आने वाले कल के बारे में भी अगर आप ध्यान रखें, सोचें उसके बारे में, तो कंसिस्टेंसी आपको मिलेगी। यार सर, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए एक प्रियांशु शर्मा का। उनका कहना है कि टी20 वर्ल्ड कप या टी20 फॉर्मेट में क्या मुंबई इंडियंस के प्लेयर क्यों रहते हैं ज्यादा? कह रहे हैं जब टी20 वर्ल्ड कप सेलेक्ट हुई तो बड़ी तादाद में मुंबई इंडियंस के प्लेयर थे, और अंत में ये पूरी की पूरी टीम फेल हो गई, जिसमें उन्होंने नाम भी गिनाए कि रोहित थे उसमें, हार्दिक पांड्या थे, सूर्य कुमार यादव थे, ईशान किशन थे। ऑलमोस्ट सारी छह खिलाड़ी करीब मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11 में थे। क्या रीजन आप देखते हैं कि मुंबई इंडियन की सक्सेस की वजह से टी20 में ज्यादा इम्पैक्ट दिखता है इंडियन टीम जब चुनी जाती है, या क्या रीजन है आपके जहन में ये? देखिए, मेरे ख्याल से अगर आपकी टीम अच्छी कर रही हो और आप उस टीम के हिस्सा है, तो नेचुरली आप पे अटेंशन जाएगा। अगर आपकी टीम 4 4 साल में से 3 बार टाइटल जीतती है, तो सबकी जी। अटेंशन सबकी निगाहें जाएगी, सिलेक्टर्स की खास करके। अब वर्ल्ड टी20 में क्या हुआ, ये एक अलग स्टोरी है। मेरे ख्याल से एक्चुअली बहुत ही क्रूशियल फैक्टर जो था, और वो एक मुंबई इंडियंस के प्लेयर को लेकर ही था, वो है हार्दिक पांड्या। अगर वो हम्म। ऑलराउंडर के क्रेडेंशियल से उतरते मैदान पे, लेकिन बॉलिंग नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं वो आपको बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट उसका होता है। उसका हम्म। उसका जो बेनिफिट तो है नहीं, उसका नुकसान ही होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं जो सिलेक्शन प्रोसेस था, टीम सिलेक्शन प्रोसेस था उस टूर्नामेंट में, वो भी गलत था। कुछ हद तक लक भी साथ नहीं दिया। पहले 2 मैचेज़ आप हार गए, उसके बाद टूर्नामेंट आपके लिए वर्चुअली खत्म हो गया था।
अगर पहले 2 में से एक मैच अगर आप जीते पाकिस्तान या न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो आपका मौका बन सकता था आगे जाने के लिए, एंड देन एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। लेकिन ज्यादातर अगर आपके मुंबई इंडियन में प्लेयर्स जो है वो जिता रहे आपको मैच, जैसे रोहित शर्मा है, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ऐसे प्लेयर्स है, जसप्रीत बुमराह, तो आप उनको इग्नोर कैसे कर सकते हैं? और हार्दिक पांड्या का मेरे ख्याल से कंप्लीटली फिट नहीं होना और जो ऑलराउंडर जो चाहिए था टीम को वो नहीं मिला, उस वजह से काफी नुकसान हुआ इंडियन टीम को वर्ल्ड टी20 में। बिल्कुल। और राजकुमार सर, क्योंकि हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या अब दोनों टीम के साथ नहीं है। जिस तरह से अयाज सर ने कहा कि मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में मुंबई टीम की जान हुआ करते थे, और 5 बार अगर मुंबई जीती है तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। कम से कम 3 या 4 बार तो हमने देखा है कि इनका क्या कुछ इम्पैक्ट रहा है उसमें। कितना मुश्किल होगा मुंबई इंडियंस के लिए इस मैजिक को बरकरार रखना इन दोनों खिलाड़ियों के बिना? देखिए राजीव, दोनों का प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय था और लेटर ऑर्डर में आकर जिस तरह की बल्लेबाजी दोनों करते थे, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट था। साथ में इनके कैरन पोलार्ड होते थे। तो ये तीनों मिलकर 5, 6, 7 या 4, 5, 6 ऐसे आकर जिस तरह की बल्लेबाजी करते थे, वहां से किसी भी स्कोर को ये चेज करते थे या एक बड़ा स्कोर दूसरी टीम के लिए रखते थे। अब दोनों ही नहीं है यहाँ पर, तो जरूर इनकी कमी खलेगी। और खासकर हार्दिक पांड्या, क्योंकि वो एक ऐसा बल्लेबाज है, मुझे अभी भी लगता है कि वो एक अपने दम पर मैच जिताने वाला खिलाड़ी है। अपनी हुँ। ठीक है, वो गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, वो एक अनफॉर्चुनेट पार्ट था कि उनके फिटनेस का है भारत के लिए। लेकिन अगर वो मुंबई इंडियंस के लिए अगर वो खेलते हैं और एज़ ए बैट्समैन भी खेलते हैं, तो भी वो बहुत इम्पैक्ट फुल प्लेयर हैं हुँ, और हुँ। वो अपने आप में एक मैच विनर हैं। तो ज़रूर कहीं न कहीं मुंबई के फैकल्टी और मुंबई की मैनेजमेंट ज़रूर मिस करने वाली है इन दोनों ब्रदर्स को और खासकर हार्दिक पांड्या को। अच्छा सर, अब हार्दिक पांड्या तो यूरो टेस्ट पास भी कर गए हैं, कल बड़ी खबर थी ये। ये हार्दिक पांड्या पास कर गए और पृथ्वी शॉ फेल कर गए, बट पृथ्वी शॉ के उनके टैलेंट के आधार पे उनको मौका दे दिया गया कि खेलें। बट ये अच्छी खबर है कि हार्दिक पांड्या भले ही वो गुजरात के लिए खेलेंगे, बट अच्छी खबर है कि वो बॉलिंग भी करेंगे। और नेट्स पे ये भी खबर आई कि एक 130 प्लस वो गेंदबाजी कर रहे हैं स्पीड में। बेशक देखिए, आईपीएल के लिए भी अच्छी खबर है, उनकी टीम के लिए भी अच्छी खबर है और इंडियन क्रिकेट के लिए भी अच्छी खबर है। वर्ल्ड टी20 इस साल खेला जाएगा और हार्दिक पांड्या अगर फुल्ली फिट होते हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं, भले ही 4 ओवर ना करे, वो तो कैप्टन पे डिपेंड करता है, आप उनसे 2 ओवर कराइए, 3 या 4, लेकिन अगर वो केपेबल है, फिट है, तो एक बड़ा एडवांटेज मिलता है। अब ये है कि उनके लिए एंट्री इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि इंडिया के पास ऐसे प्लेयर्स आ गए हैं जो बैटिंग भी कर लेते हैं और गेंदबाजी भी कर लेते हैं, हुँ। जैसे शार्दुल शार्दुल ठाकुर। तो चैलेंज और कंपटीशन उनके लिए भी है। दीपक पहले तो चहर वो एक और चैलेंज रख रहे हैं जी, अय्यर सर। बिल्कुल दीपक चहर जी। बिल्कुल। बल्कि मैं कहूंगा कि वो शायद एक कदम आगे है शार्दुल से ने भी। तो हार्दिक के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन अगर कंपटीशन है तीनों में, तो ये एक्चुअली एडवांटेज बनता है इंडियन क्रिकेट के लिए, क्योंकि परफॉर्मेंस और ऊपर हुँ। जा सकता है तीनों का। राजकुमार सर मुस्कुरा रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एज़ ए ऑलराउंडर अगर हार्दिक फिट होते हैं, तो मुझे लगता है कि वो नंबर 1 ऑलराउंडर है आज भी भारत के। उनका कोई मुकाबला नहीं है, जिस तरह की वो बल्लेबाज़ी करते हैं और जो उन्होंने किया है पास्ट में और जो उनकी कैपेबिलिटी है, तो मुझे लगता है कि उनके किसी को भी कंपैरिज़न करना मुझे नहीं लगता कि जायज़ है, हुँ। क्योंकि वो सबसे काफ़ी ऊपर हैं। अगर वो गेंदबाज़ी भी करते हैं, तो बल्लेबाज़ी में उनका कोई जवाब नहीं है। ऐसा तो आपने देखा होगा मुंबई इंडियंस की जब भी सक्सेस की हम बात करते हैं, टीम मैनेजमेंट के चेहरे ज़हन में आने लगते हैं। वो ज़हीर खान हो, राहुल सांघवी हो, या रॉबिन सिंह हो, जो एक लंबे अरसे से मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े हुए हैं। अब उसी कड़ी में एक नाम जुड़ जाता है महिला जयवर्धने का, जो मुंबई इंडियंस के कोच हैं और मेरे ऑल टाइम फेवरेट बैट्समैन भी रहे हैं वो। कैसे आप देखते हैं उनका किरदार, और जो ये टीम मैनेजमेंट में, जैसे कि आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं करती मुंबई इंडियंस, टीम का जो सपोर्ट स्टाफ है लगभग वही का वही देख रहा हूँ मैं जब से मुंबई इंडियंस चैंपियन बनना शुरू हुई है। देखिए, टीम सपोर्ट स्टाफ की मैं पहले बात करूं तो आप इनके साथ जोड़ ले जो नाम आपने लिए हैं। एक तो सचिन तेंदुलकर है, मेंटोर है जो हाँ, आज तक टीम जी के। मेंटोर है। अच्छा, उनके अलावा जॉन्टी रोड्स काफी अरसे तक फील्डिंग कोच थे। जी। उसके अलावा शेन बॉन्ड जो थे, वो टीम के साथ जुड़े हुए थे एज अ बॉलिंग कोच। अब फिलहाल जहीर खान आ गए हैं। तो यानी टॉप लेवल के आपने सपोर्ट स्टाफ भी चुने हैं। और जो जो कोच का दर्जा है, चीफ कोच का, वो बहुत अहम है, खास करके टी20 में। और यहाँ पर मेरे ख्याल से राइट पर्सन, यानी राइट पर्सन क्या है कि जो मॉडर्न गेम समझता है, टी20 को समझता है, उसके पास टेम्परामेंट भी है,
जो पूरी टीम को संभाल सके। खास करके रिलेशनशिप विद द कैप्टन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तो हर फॉर्मेट में है, लेकिन T20 में ज्यादा करके, क्योंकि इतना तेज है इसका पेस कि अगर आप कुछ यानी कुछ बोलना भी है कैप्टन को, तो कैप्टन के मन में ये 5 सवाल नहीं आना चाहिए कि मुझे क्या बता रहा है, क्यों बता रहा है। अगर इतना फेथ और इतना ट्रस्ट हो जाए तो फिर टीम का सक्सेस जो है, सक्सेस रेट बढ़ जाता है। बहुत सी बार हमने देखे इवन इन IPL कोचेस और कैप्टन में जो ऑन फील्ड रिलेशनशिप होना चाहिए या जब मैच के दौरान होता है, वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है और वो एक्चुअली रिजल्ट को अफेक्ट करता है। ये जो है मेरे ख्याल से महिला जयवर्धने का एक तो एक्सपीरियंस इनके पास बहुत है एज अ श्रीलंका कैप्टन, और उनकी क्रिकेट की खासियत थी टेम्परामेंट। जिस तरह से उनका टेम्परामेंट था खेलने का, वो हड़बड़ाते नहीं थे। पेशेंस उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्च्यू है। और थिंकिंग, गेम मैच सिचुएशन जो समझते हैं, जो थिंकिंग होती है, थॉट प्रोसेस होती है, बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों को किस तरह से वेटेज देना चाहिए, कितनी उसके ऊपर आप इम्पोर्टेंस देते हैं, ये सब अच्छी तरह समझते हैं। और मेरे ख्याल से IPL का भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है उनके पास, तो वो जानते हैं माहौल क्या है IPL का। और मेरे ख्याल से जो फ्रेंचाइज खुद है ना, वो बहुत ही एक टाइट शिप चलाती है। यानी बहुत पैसा खर्च करते हैं, जो प्लेयर्स चाहिए 15 करोड़ ले लिए ईशान किशन के लिए, लेकिन फिर अकाउंटेबिलिटी भी उतनी डालते हैं। आप ये नहीं है कि आपको अपने टीम जमा कर दी, प्लेयर जमा कर दिए, अब जो होगा देखा जाएगा, नतीजा जैसे आता है वैसा नहीं है। जी अकाउंटेबिलिटी फैक्टर बहुत हाई है मुंबई इंडियंस में। बिल्कुल। तो चलिए अयाज सर ने जो बातें कही उसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे साल 2022 में मुंबई इंडियंस कितनी वीक या कितनी स्ट्रांग लग रही है। क्योंकि मुंबई इंडियंस मेगा ऑक्शन के बाद बिल्कुल बिखर सी गई थी, ऐसा लगा। वहां पर आनंद फानन में फिर उन्होंने कई प्लेयर्स को लिया है। इस पर आगे बातचीत करेंगे कि कितना बैलेंस नजर आ रहा है मुंबई इंडियंस की टीम में। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। अयाज सर, अब मैं मुंबई इंडियंस का स्क्वाड देख रहा था और पिछले जब वो चैंपियन बने यानी कि 2013 से 20 तक बहुत ही ताकतवर स्क्वाड लग रहा था। लेकिन अब सडनली क्योंकि प्लेयर्स चले गए, हार्दिक चले गए, कुरनाल चले गए, क्विंटन डिकॉक टीम के साथ नहीं है, ऐसे करके तमाम जो इनके फॉरेन प्लेयर्स थे वो गए। जिन खिलाड़ी को उन्होंने रिटेन किया उनमें से सूर्य कुमार यादव फिट नहीं है अभी, यानी कि पहले हफ्ते के लिए वो आईपीएल के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। ऐसे में कैसे आप देखते हैं टीम को, और किरण पोलार्ड का रिटेन किया जाना उसको कितना ठीक मानते हैं आप? देखिए, मेरे ख्याल से उनकी स्ट्रैटेजी मुझे जो समझ में आई कि एक आप कोर टीम जो है 5-6 प्लेयर जो है उनको यानी 4 प्लेयर तो आप रिटेन करेंगे, बाकी जो है 2-3 और ऐसे प्लेयर ले लें जो आपके साथ पहले थे और वो हाँ। टीम में शामिल हो सकते हैं। और फिर उनको आप जैसे ईशान किशन को उन्होंने ऑफलोड किया था, लेकिन फिर ऑक्शन में खरीद लिया, भले ही कितने भी प्राइस पे खरीदा हो। 2 टीम नई टीम आने की वजह से जो टैलेंट जो है बिखर सा गया है, क्योंकि जाहिर है इतना टैलेंट भरपूर नहीं था या नामचीन टैलेंट इतना नहीं था कि सब हाँ। अपनी अपनी टीम जो है वो रिटेन कर सके किसी भी कॉस्ट पर। हालांकि पर्स जो है बढ़ाया गया था इस बार, तो उन्होंने रिटेन किया रोहित शर्मा, कायरन पोलार्ड, सूर्य कुमार। बुमराह एंड सूर्य कुमार यादव, ये 4 को रिटेन किया है और ईशान किशन को फिर ऐड किया है। और मेरे ख्याल से ये जो है आप देखें तो मुझे तो यहाँ पर भी एक तस्वीर नजर आ रही है। काफी कोशिश की उन्होंने ट्रेंट बोल्ट को रिटेन करने की, और मुझे लगता है कि शायद उसके लिए और कुछ और मेहनत कर सकते थे या और पैसा लगा सकते थे, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट का कॉम्बिनेशन विद बुमराह बहुत ही जबरदस्त था। और जी। उसको अगर रिटेन करते तो बहुत एक बड़ा एडवांटेज मिलता है। लेकिन उनकी थिंकिंग थी कि शायद अगर ये नहीं मिलते तो जोफ्रा आर्चर के लिए बहुत बोली लगाई, जब मालूम था कि शायद पहला सीजन नहीं खेलेंगे। तो यहाँ पर मुझे जो रणनीति नजर आ रही है कि आप रोहित शर्मा को 3 साल और कैप्टन देख रहे हैं, बिकॉज ये ऑक्शन हुआ है 3 साल के लिए हुआ है, और उनके साथ साथ कायरन पोलार्ड भी 3 साल खेलेंगे, सूर्य कुमार यादव भी जी। खेलेंगे, ईशान किशन जो है वो ग्रो हो गए इस रोल में, शायद फ्यूचर कैप्टन भी बन सकते हैं 3 साल के बाद। और उनके फिर उनके साथ जो है आप एक नई टीम खड़ी करेंगे विद यंग प्लेयर्स, ऐसे मुझे लग रहा है, थिंकिंग नजर आ रही है जो मुझे। तो और क्योंकि लॉस हुआ है पांड्या ब्रदर्स का, ट्रेंट बोल्ट का, क्विंटन डिकॉक के लिए भी शायद मेरे ख्याल से वो ओवरऑल ऐसा लगा कि शायद एक प्राइस तक रेडी थे खरीदने के लिए, उसके आगे नहीं। जी।
राजकुमार सर, एक तो दो सवाल है। एक तो क्वेश्चन है तिलक वर्मा को लेके। मुंबई इंडियंस ने उनको लिया है, आंध्रा के लिए वो खेलते हैं और बहुत ही शानदार बल्लेबाज के तौर पर वो अपनी इमेज क्रिएट कर रहे हैं। कितना दांव मुंबई इंडियंस उन पे लगा सकती है? एक सवाल ये है हमारे एक व्यूअर का। दूसरा सवाल हर्षैन का है कि क्या मिडिल ऑर्डर बहुत वीक नज़र आ रहा है मुंबई इंडियंस का इस समय? क्योंकि टॉप 4 तो हैवी है, उसके बाद आपका बिल्कुल खाली ऑल-राउंडर्स के नाम पे भी कोई बहुत बड़ा नाम नज़र नहीं आ रहा टीम के साथ। बिल्कुल राजीव, जैसे तिलक वर्मा के बारे में आपने बात की तो काफ़ी तारीफ़ सुनी है उस खिलाड़ी की और काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा है उनका डोमेस्टिक क्रिकेट में। और मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम है राजीव जो कई बार ट्रायल्स करती है। उनके टैलेंट स्काउट्स तो होते ही हैं। वो जो सारे मैचेस देखते हैं मुश्ताक अली भी, विजय हज़ारे भी, बावजूद इसके वो कम से कम 3 से 4 ट्रायल रखते हैं जिसमें मैच सिमुलेशंस कराते हैं वो हुँ, टारगेट्स देते हैं प्लेयर्स को। तो काफ़ी सोच समझ कर वो प्लेयर्स लेते हैं। और जहाँ तक मिडल ऑर्डर की बात है, तो देखिए टी20 क्रिकेट में आपको 4 या 5 बल्लेबाज़ों से ज़्यादा बल्लेबाज़ नहीं चाहिए होते और उसके बाद अगर उनके पास ऑलराउंडर हैं, जो कि मैच ए विनर ए हैं। एक सवाल राजकुमार सर, तिलक वर्मा को लेके और आया। आपसे पूछा है उन्होंने कि आप कैसे हुँ। तिलक वर्मा को रेट करते हैं? आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा है उनको खेलते। जी, मैंने उनको बहुत ज़्यादा नहीं देखा है इसीलिए, लेकिन मैंने हाँ, उनकी बहुत तारीफ़ सुनी है और मैं आशा करता हूँ कि उनका प्रदर्शन शानदार रहेगा क्योंकि मेरा मानना है कि मुंबई इंडियंस जब भी किसी प्लेयर को लेती है, तो बहुत हुँ, जाँच-परख कर लेती है वो। जैसा मैं बता रहा हूँ कि आपको कि ट्रायल भी वो 3 से 4 बार ट्रायल लेते हैं किसी भी प्लेयर को लेने से पहले हुँ, और साथ-साथ उनके मुझे याद है पहले तो जॉन राइट उनके स्काउट हुआ करते थे, शायद इस बार भी होंगे। तो हुँ, वो काफ़ी मतलब होमवर्क किया जाता है किसी भी प्लेयर को लेने से पहले। तो मुझे उम्मीद है कि उनका तिलक वर्मा का भी शानदार प्रदर्शन रहेगा इस बार आईपीएल में। जी, और मिडल ऑर्डर की मैं बात कर रहा था कि अगर आपके टॉप 4 हैवी हैं, देखिए टी20 क्रिकेट में अगर आप 4 या 5 बल्लेबाजों से ही उम्मीद करते हैं कि वो मैच 20 ओवर भी अगर नहीं खेलेंगे तो फिर इतने टॉप हैवी का कोई फ़ायदा नहीं होता। और उसके बाद मुंबई इंडियंस के पास हमेशा से अच्छे ऑलराउंडर्स रहे हैं। केरन लेकिन इस पोलार्ड का बार नहीं है बहुत राजकुमार सर। सबसे बड़ी कमजोरी यही लग रही है कि लोअर मिडिल ऑर्डर एकदम खाली लग रहा है। वहाँ बॉलर्स खेलते नजर आएँगे। कोई आपका यूटिलिटी क्रिकेटर, मैं अभी पूरी टीम देख रहा था, बिल्कुल नदारद है वहाँ पे। हाँ, ये कहीं न कहीं मिस तो करेंगे ये जो ऑलराउंडर वाला स्लॉट है। मुझे लगता है कि केरन पोलार्ड को बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी निभानी होगी वहाँ पर क्योंकि वही एक ऐसे एक्सपीरियंस्ड और मैच विनर हैं, इम्पैक्ट प्लेयर हुँ, हैं वो। तो उनके ऊपर इस बार काफ़ी बड़ी ज़िम्मेदारी रोहित मुझे लगता है देंगे। जी, आया सर जी। हाँ, राजीव, अगर आप देखें 6-7 साल पहले तो मेरे ख़्याल से जब बुमराह आए और हार्दिक और कृणाल पांड्या आए तो सबके ज़ुबान पे ये सवाल थे कि ये है कौन? कहाँ से आए? हाँ, गुजरात में बिल्कुल। इतना कोई क्रिकेट का कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, हालाँकि बहुत अरसे से क्रिकेट खेला जा रहा है वहाँ पर। लेकिन बुमराह जो है फाइंड ऑफ द डेकेड बन गए इंडिया के लिए एज़ अ बॉलर। और हार्दिक पांड्या ने की तारीफ़ तो राज ने खुद ने की है कि एज़ एन ऑलराउंडर हुँ, अगर वो फिट होते हैं तो अव्वल नंबर के ऑलराउंडर है। कृणाल पांड्या ने भी एटलीस्ट द आईपीएल लेवल तक इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेले लेकिन आईपीएल लेवल पे बहुत उनका शानदार परफॉर्मेंस रहा है। तो जी। आप मेरे ख्याल से जो यंगस्टर्स को चुने हैं वी हैव टू गिव देम टाइम। ये देखना होगा कि किस तरह से फेयर करते मैं हैं। ये मैं ज़रूर है ऐसा कि ही कायरन मैं पोलार्ड जो है जी, मैं इसी सवाल पे हाँ, आ रहा था कि जो टीम चुनी गई है 2022 को ज़हन में नहीं रखते हुए बल्कि अगले 4-5 सीज़न में। अब मैं 2 खिलाड़ी देख रहा हूँ विदेशी, एक तो ब्रेविस जो दक्षिण अफ्रीका के हैं, अयासर बहुत यस, यंग है, उनको यस, नए एबी डिविलियर्स के तौर पे देखते हैं। टिम डेविड एक और यस। बैट्समैन जिनके बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते, बट टी20 फॉर्मेट में बहुत ही डेंजरस बैट्समैन है। क्या ये वो सिंगापुर के ग्रूमिंग लिए हो खेलते हैं ना? सिंगापुर के लिए खेलते हैं, जी। क्या ये हाँ। अयासर ग्रूमिंग हो रही है? मतलब इस सीज़न बहुत ज़्यादा उम्मीद ना की जाए फिर मुंबई इंडियंस से, ऐसा है आपको लग रहा है? ये जैसे कॉर्पोरेट लैंग्वेज में कहते हैं कि फॉरवर्ड प्लानिंग हो रही है। आप अभी अच्छा। से तैयारी कर रहे हैं हाँ, हाँ, जी, 2025-24 के लिए कि आप ये प्लेयर जो है 20-22 ये बेबी एबी माने जाते हैं ब्रेविस तो। जी। उनको नाम ही दिया है बेबी एबी। अगर उस तरह के अगर एबी डिविलियर्स के मैं कहता हूँ कि 50% भी खिलाड़ी निकले तो बहुत बड़ा एडवांटेज है मुंबई इंडियंस के लिए। बिल्कुल। और अगर जो जो टिम डेविड जो है उनको उनको माना जाता है कि बिल्कुल धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं, कुछ लठायत थोड़ी बहुत लठायत की गेंदबाजी इमेज भी कर उनकी। ले जी। हाँ, और थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी कर लेते हैं। तो ऐसे प्लेयर्स अगर आई एक तो आईपीएल का माहौल भी ये होता है कि इतना कॉम्पिटिशन है, सबकी निगाहें हैं, आप स्पॉटलाइट में हैं, तो प्लेयर्स भी जी, इंस्पायर हो जाते हैं। कुछ प्लेयर जो है वो डर जाते हैं, कुछ जो है वो इंस्पायर हो जाते हैं और अच्छे प्लेयर्स बनते हैं, बेटर बनते हैं। इंडियन जी। क्रिकेट में आज इतना भरपूर टैलेंट इसीलिए इस वजह से भी है कि आईपीएल ने उनको शोकेस किया, उन पे स्पॉटलाइट दिया
और जब मौका मिला तो फिर आपको जाके परफॉर्म करना है इंटरनेशनल लेवल पे। जी। तो मेरे ख्याल से ये प्लेयर्स को हम डिस्काउंट नहीं कर सकते। बिल्कुल राजकुमार सर, मैं बॉलिंग अटैक देख रहा था, एक बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें फैक्ट और है कि ट्रेंट बोल्ट को तो नहीं रिटेन कर पाए, तो 3 लेफ्ट आर्म सीमर लिए उन्होंने, डैनियल स्टन्स लिए, फिर शायद टाइमर मिल्स उनके पास है, और साथ में जयदेव उनदकट। ये ये क्या हड़बड़ी में लिए गए सब फैसले, 3-3 लेफ्ट आर्म सीमर आपके टीम में, और बैलेंस को लेकर भी सवाल आ रहा है, वो मैं आगे लूँगा, लेकिन अभी जरा ये बताएं कि ये किस तरह का डिसीजन था? राजीव, देखिए ट्रेंट बोल्ट की कमी तो मुंबई इंडियंस को खलेगी ही, और कहीं न कहीं मिसकैलकुलेशन हुआ है उनसे, क्योंकि वो एक ऐसी जोड़ी थी उनकी और बुमराह की, कि उन्होंने इतने मैचेस जिताए, और आई डोंट नो कैसे हाँ। उन्होंने उनको छोड़ दिया, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्रूशियल रोल प्ले कर रहे थे ट्रेंट बोल्ट मुंबई इंडियंस के लिए। तो कहीं न कहीं उनकी जगह पूर्ति के लिए ये 3 लेफ्ट आर्म लिए गए, और जयदेव उनादकट, जो कि आप देखें पिछले 2-3 बार से बहुत महँगे बिके थे। प्रदर्शन उनका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशंस उनसे होती हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज हैं। हुँ। और अगर इस बार आप सैयद मुश्ताक अली में और विजय हज़ारे में देखें, सौराष्ट्र की वो कप्तानी कर रहे थे, और बहुत उनका प्रदर्शन सराहनीय रहा है। तो मुझे लगता है कि उसी के दम पर उनको प्रेफ़र किया गया, और साथ में 2 और लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर रखे, कि अगर इंजरी होती है, तो उनका बैकअप रहे। जी, सर कुछ कह रहे थे आप? नहीं देखिए, एक लेफ्ट आर्म सीमर का बहुत फायदा होता है, क्योंकि एंगल जो है बहुत चेंज हो जाती है, और ज्यादातर बैट्समैन जो है वो राइट हैंडर्स है। एक बात वो रही, इसी वजह से लेफ्ट आर्म सीमर चाहिए था, ट्रेंट बोल्ट नहीं रहे। मुझे लगता है कि सोच ये थी, टिमल मिल्स को लिया है, डैनियल सैम्स को लिया है, ये ऐसे प्लेयर्स है जिनके इंटरनेशनल कमिटमेंट्स बहुत कम है। ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका वगैरह, इंग्लैंड के लिए नहीं खेलते हैं। अक्सर हमने देखा है कि ये प्लेयर्स चूज होते हैं और फिर बैकआउट हो जाते हैं, जैसे जेसन रॉय पुल आउट कर गए। हुँ। मिचेल स्टार्क का तो एक इतिहास रहा है कि वो हमेशा जब चूज होते थे तो आते ही नहीं थे खेलने। तो यहाँ पर मुझे लगता है कई कुछ कुछ सोच हुई है कि आप ऐसे प्लेयर्स पे कुछ हद तक बिड करें, लेकिन फिर इतना परसों नहीं करें, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट जो है वो न्यूजीलैंड के दिग्गज खिलाड़ी है। उनके इंटरनेशनल कमिटमेंट्स बढ़ते और बढ़ गए हैं हाँ। न्यूजीलैंड के, क्योंकि वो टेस्ट मैचेस में भी अच्छा खेल रहे हैं, ओडीआईज में, टी20 में। तो शायद एक वजह ये हो सकती है कि आप ज्यादा उसको ना पुश करें, और किसी और जो टी20 स्पेशलिस्ट है उनको अगर उनके ऊपर आप तवज्जो करें। हुँ। या सर, बड़ा इंटरेस्टिंग एक और फैक्ट है जिसपे मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा, राजकुमार सर से भी। स्पिन डिपार्टमेंट निल लग रहा है एकदम। मयंक मार्कंडे और मुरुगन अश्विन 2 स्पिनर हैं, कोई और स्पिनर ऐसा नाम नहीं है, या कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है। ये क्या वरिंग फैक्टर नहीं है आपको लग रहा है? इंडियन पिचेस पे आप खेल रहे हैं और 2 लेग स्पिनर हैं खाली पूरी टीम में। मेरे ख्याल से स्पिन में हल्का है ओके। इनका स्क्वाड। मर्कंडे जो है पहले भी मुंबई के साथ जुड़े हुए थे, तो वो एक तरह से उनकी वापसी हुई है, घर वापसी हुई है। एम अश्विन जो है उनका एक करियर जो है ऊपर नीचे गया है, पंजाब के लिए काफी कुछ सीजन खेले, अपनी जगह नहीं बना पाए। तो अब देखना है किस तरह से इनको मोल्ड करते हैं, किस तरह से नर्चर करते हैं, ताकि इनकी वैल्यू मिले। क्योंकि आईपीएल में जैसा हमने देखा है कि लेग स्पिनर की बहुत ही आवश्यकता है हर टीम को, और आपके पास ऐसे स्पिनर्स हो। अब राहुल चहर को क्यों जाने दिया, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल। ऐसे प्लेयर्स को अगर आप डेवलप कर सकते हैं तो ठीक है, वरना नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पास स्पिन ऑप्शन कम है तो एक्चुअली डिसएडवांटेज बन जाता है टीम के लिए। बिल्कुल। क्योंकि राजकुमार सर, फैब एलियन को लास्ट टाइम में लिया, वेस्ट इंडीज का जो ऑलराउंडर है, मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छी बेट है, और इस बार के आईपीएल में एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं फैब एलियन। जिस तरह के वो फील्डर है, जिस तरह की हिटिंग करते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन भी करते हैं साथ में। मुंबई इंडियंस के लिए मेरी जो टीम देख पा रहा हूँ मैं, मुंबई सबसे बढ़िया बेट लग रहे हैं वो। आपका क्या है इस पे रिएक्शन है? नहीं, बिल्कुल राजीव, वो एक बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर है, और उन्होंने पास्ट में करके दिखाया है कि वो क्या कर सकते हैं। और बहुत लंबे छक्के मारते हैं, साथ-साथ अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बेहतरीन फील्डर हैं। तो एक अच्छी बेट है ये, और यही सोच समझकर एक ऑलराउंडर की जो स्लॉट थी, वहाँ पर हम्म। वो बिल्कुल फिट बैठते हैं। नंबर 5-6 पर आकर वो बड़े हिट भी मार सकते हैं, और फिर लेफ्ट आर्म स्पिन से 3-4 ओवर निकाल सकते हैं। तो हम्म। जैसे स्पिन डिपार्टमेंट हल्का लग रहा है, 2 ही लेग स्पिनर हैं, और मुरुगन अश्विन और मार्कंडे, तो साथ में ये फेबेलेन अगर लेफ्ट आर्म स्पिन डालते हैं, तो कहीं न कहीं ये बैलेंस देंगे मुंबई इंडियंस की टीम को, जो हम्म। काफ़ी वीक लग रही है स्पिन डिपार्टमेंट में। या सर, चलते चलते रोहित शर्मा अब हिंदुस्तान के ऑल फॉर्मेट कैप्टन है, यानी कि तीनों फॉर्मेट में वो लीडर है इंडियन क्रिकेट के। अब कितना डिफरेंट आपको रोहित शर्मा नजर आएंगे जब वो मुंबई इंडियंस की कप्तानी करेंगे?
देखिए मेरे ख्याल से इंटरनेशनल क्रिकेट में जिस तरह से उनका स्टार्ट हुआ है, हर मैच हाँ, जीते हैं वो, कोई भी फॉर्मेट हो, तो मेरे ख्याल से उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। अब उनके ऊपर हाँ, जिम्मेदारी बनती है कि ऑक्शन के बाद एक एक तरह से नई टीम उठ के आई, हालांकि 5-6 प्लेयर हैं पुराने, लेकिन अब इसको संभालना है, इस टीम को बनाना है एज अ मैच विनिंग कॉम्बिनेशन। और ये मेरे ख्याल से उनके लिए एक इमीडिएट चैलेंज है। और साथ जी, साथ एज अ बिगर चैलेंज ये है कि आप कैप्टन ऑफ इंडिया है, तो बाकी टीम्स पे भी आप नजर रखें, कहीं आपको टैलेंट अच्छा नजर आया तो आप द्रविड़ से बात करें, चीफ कोच से, जी, सिलेक्टर से कभी आपकी अगर इंटरेक्शन होती है, तो कैप्टन के ऊपर जिम्मेदारी ये बनती है। आप जब इंटरनेशनल मैच नहीं भी खेल रहे हो, डोमेस्टिक हुँ। क्रिकेट पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है कैप्टन को। और मेरे ख्याल से रोहित के ऊपर ये डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी टीम को भी संभाले और बाकी जो प्लेयर्स है उन पे भी एक निगाह रखे। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया अयाज सर आपका और राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी जुड़िए खेल नीति के साथ रोज़ सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और आईवीएम के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। खेल नीति पी हमारा खेल नीति का ट्विटर हैंडल है जहां पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं आईवीएम ऐप पर, ivmpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य आईवीएम पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Storytellers and Storysellers, Vineet talks to legendary singer Usha Utthap and writer Shrishti Jha, who authored her biography. The conversation ranges across a wide variety of topics, from becoming a music icon to favorite musical partners in the Indian musical industry, and a whole lot more. On Press Decode, the host takes stock of Russia's invasion of Ukraine. On Postcards from Nowhere, Utsav tells us a story that connects coconuts, the Cold War, and nuclear fusion. And finally, do join Kavita and myself as we celebrate 7 years of IVM Podcast on the 900th episode of Cyrus Says. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you enjoyed this show or any of our shows for that matter, please do tell a friend. Word of mouth really does help us. And also, please, a rating if you could. That is also extremely helpful to us. And remember, we're also on YouTube. You can check out ivmpodcast.com/YouTube to get a list of the different channels that we operate on YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance, Bank of Baroda, India Water Portal, and Max Life Insurance. Thank you so much for making this possible. सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं। हर मंगलवार और शुक्रवार